हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे सेशन को। आज हम 26 फरवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर है सारे की सारे। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, मॉक टेस्ट भी लगाइए और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? आपको पता है हर एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पर बात की जा रही है धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज की। इसका आयोजन इंडिया और जापान के मध्य में किया जाता है। 2018 में दोनों देशों के मध्य में इसकी शुरुआत की गई थी। तब से नॉर्मली हर साल इसका आयोजन किया जाता है। कोविड में कुछ समय इसका आयोजन बंद था, लेकिन हर साल आयोजित किया जाता है। इस बार 2026 में इसका 7th एडिशन आयोजित किया जा रहा है। जापान और इंडिया के मध्य में धर्म गार्जियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अच्छा, आयोजन कहां किया जा रहा है? तो उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है भारत में। इस बार 7th एडिशन है। इसकी शुरुआत 24 फरवरी को हुई है। 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। दोनों देशों के बीच में एक जो सेमी अर्बन इलाके वहां पर टेररिज्म से निपटना, इसके अलावा आपस में मिलकर मिलिट्री पोटेंशियल को मजबूत करना, दोनों देशों की आर्मी के बीच में तालमेल स्थापित करना, इस मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका 7th एडिशन आयोजित किया जा रहा है। इंडिया की ओर से इंडियन आर्मी की जो लद्दाख स्क्वाड है, स्पेशली ऊंचाई वाले स्थलों पर जो हमारी आर्मी है प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही फेमस है लद्दाख स्क्वाड्स, ये पार्टिसिपेट कर रही है। और जापान की ओर से जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स, ये जापान की है। ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उत्तराखंड में 7th एडिशन है धर्म गार्जियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। लास्ट ईयर 6th एडिशन माउंट फ्यूजी में आयोजित किया गया था जापान में। दोनों देशों में एक एक साल इसका आयोजन किया जाता है। और स्टार्टिंग, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो धर्म गार्जियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, अभी इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? उत्तराखंड राज्य में, 7th एडिशन। अदर एक्सरसाइज की बात करें जो कि इंडिया और उसकी नेबर कंट्रीज के बीच में आयोजित की जाती है और जो काफी फेमस है। वैसे तो मैं आपको लगातार जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज आती है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन जो फेमस है और अक्सर हमको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो एक एक्सरसाइज संप्रीति, इसका आयोजन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है, दोनों देशों की सेना के बीच में। एक मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। सिलिनेक्स नाम की एक्सरसाइज का आयोजन भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। सूर्य किरण, ये इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित की जाती है। हैंड इन हैंड, इसका आयोजन इंडिया और चाइना के बीच में किया जाता था, लेकिन क्योंकि डिस्प्यूट काफी हो गए थे हमारे चाइना के साथ, तो ये काफी समय से बंद है। इम्बैक्स, इसका आयोजन इंडिया और म्यांमार के बीच में किया जाता है। और इमकॉर, इसका आयोजन भी इंडिया और म्यांमार के मध्य में किया जाता है। इन दोनों के नाम में जो पहला वर्ड है इंडिया और म्यांमार का है, ठीक है। नीति आयोग की अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग, जो कि योजना आयोग के स्थान पर इंडिया का वर्तमान में एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट को एडवाइस देने के लिए, है ना। तो नीति आयोग के अंतरिम सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है निधि छिब्बर को। यह नियमित अपॉइंटमेंट नहीं है, अंतरिम सीईओ के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। इनके पहले अभी तक नीति आयोग के सीईओ के पद पर बीवीआर सुब्रमण्यम थे, लेकिन बीवीआर सुब्रमण्यम का जो कार्यकाल है 24 फरवरी को यह खत्म हो गया। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनियमित सीईओ के रूप में अभी किसी को अपॉइंट नहीं किया है, अंतरिम सीईओ के रूप में निधि छिब्बर को अपॉइंट किया है। सीनियर आईएएस ऑफिसर है निधि छिब्बर। ओके, 1994 बैच की छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस ऑफिसर। इससे पहले ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि सीबीएसई की अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है सीबीएसई, उसकी चेयरपर्सन के रूप में भी काम कर चुकी है निधि छिब्बर। और अब अंतरिम सीईओ नीति आयोग की। अभी अगर निधि छिब्बर की बात करते हैं कि ये किस पद पर वर्तमान में कार्यरत थे, तो नीति आयोग में ही डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, इसमें ये डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रही है।
तो नीति आयोग का एक अंतरिम सीईओ के रूप में अभी अपॉइंट हुई है निधि छिब्बर, एडिशनल चार्ज आप इसको बोल सकते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, काफी बार हम बात कर चुके हैं। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी सन 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। पॉलिसी थिंक टैंक है इंडियन गवर्नमेंट का। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था, लेकिन इसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया 2015 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इस संस्था के चेयरमैन हमेशा पीएम होते हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, तो वो इसके अध्यक्ष है। वाइस चेयरमैन के पद पर हैं सुमन के बेरी, और इसके सीईओ के पद पर थे बीवीआर सुब्रमण्यम, जिनको अभी रिप्लेस किया है, और अंतरिम सीईओ बनी है निधि छिब्बर। ASQ अवार्ड 2025 में बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर का पुरस्कार किस एयरपोर्ट को मिला है? तो ये एक सर्वे जो कि एयरपोर्ट काउंसिल एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल है, वो ये सर्वे करवाता है, और इसी के तहत बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर एक कैटेगरी का अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड अभी दिया गया है भारत के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई में स्थित है, इसको। देखिए ASQ की अगर हम पहले बात करें कि ASQ क्या है, तो ASQ है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, एक प्रकार का सर्वे या प्रोग्राम है, और ये चलाता कौन है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इसका आयोजन करवाता है। इसी के तहत अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग जो एयरपोर्ट होते हैं उनका अवार्ड भी दिया जाता है काम करने के लिए। तो अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको 2025 के लिए एशिया पैसिफिक रीजन का बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर का अवार्ड दिया गया है। देखिए बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर का ये जो अवार्ड है ना, एक्चुअल में इस आधार पर देखा जाता है जो इनपुट टू आउटपुट सिस्टम होता है, मतलब पैसेंजर को बहुत अच्छी आप सर्विस दे रहे हो, उनको लेट नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन में, है ना, थ्रू आउट बहुत ही ज्यादा स्पीड से, काम की रफ्तार बहुत ज्यादा एयरपोर्ट की। तो यहां पर ये देखा जाता है, और ये सारा जो डेटा है ना, ये पैसेंजर के अनुभव के आधार पर उन्हीं से फीडबैक लेकर तैयार किया जाता है। तो ये हो गया बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर, मतलब जहां पर लेट नहीं हो रहा है, यात्री खुश हैं, यहां से फ्लाइट को पकड़ने अगर जाते हैं, लेने जाते हैं, तो खुश है कि भाई यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में टाइम नहीं लगता, जल्दी काम होता है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इन सभी डेटा के आधार पर कि भाई बेहतरीन सुविधाएं हैं, तो ये बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर का एक कैटेगरी बना दी गई है, और इसका अवार्ड मिला है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई को। और ये जो कैटेगरी है 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाली कैटेगरी है, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा एक साल में यहां पर यात्री इस एयरपोर्ट पे आते जाते हैं, है ना, यहां से यात्रा करते हैं। तो इस आधार पर 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाली कैटेगरी में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह अवार्ड दिया गया। देता कौन है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल फीडबैक के आधार पर, यात्रियों के फीडबैक के आधार पर यह अवार्ड देती है। और किस प्रोग्राम के तहत? तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी प्रोग्राम, यह एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का ही एक प्रोग्राम है, जिसके तहत यह सभी यात्रियों से उनके अनुभव पूछती है कि भाई आपको कैसा लगा, सिक्योरिटी कैसी लगी, क्लीन है कि नहीं, और इससे अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर, और उसी के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड भी दे देता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। अच्छा, इस संस्था का नाम हम बार बार सुन रहे हैं कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ये क्या है? तो पूरे वर्ल्ड में जो संस्था है ना, एयरपोर्ट के जो वर्किंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करना, उनके लिए पॉलिसी मेकिंग के रूप में, यात्रियों की जो जर्नी है उसको अच्छा बनाना, और सभी एयरपोर्ट के बीच में तालमेल बनाने के लिए काम करती है। यह संस्था 1991 में स्थापित हुई थी, और ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इजी आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल चैंपियंस फॉर रोड सेफ्टी के रूप में किसे नामित किया गया है? ये एक एम्बेसडर के रूप में समझना, ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी के लिए यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबली अपना एक एम्बेसडर बनाया है, और ये बने हैं इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के नए ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो कौन बने? सचिन तेंदुलकर। अब यूनाइटेड नेशन का जो रोड सेफ्टी कैंपेन है पूरे वर्ल्ड में, उसको प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे सचिन तेंदुलकर। पूरे वर्ल्ड में हेलमेट लगाने के लिए लोगों को जो रोड सेफ्टी के नियम है उनके बारे में बताएंगे और जागरूक करेंगे। ओके,
यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य है कि 2030 तक रोड एक्सीडेंट में होने वाली जो मौतें उनको आधा किया जा सके। यह यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य है। तो इसीलिए इन्होंने ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी अपना एम्बेसडर बनाए हैं सचिन तेंदुलकर को। यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी इनिशिएटिव 2010-11 में शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। पूरे वर्ल्ड में जो रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतें हैं उनको कम करना इसका उद्देश्य था, और उद्देश्य यह है कि 2030 तक रोड एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या को लगभग आधा किया जा सके, मतलब लोगों की जान बचाई जा सके। एक डेटा है इंडिया को लेकर भी कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग जो है ना वो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए काफी काम कर रही है, और यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत में रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए ग्लोबल नेशनल लेवल पर प्रोग्राम चलाए। भारत के 4 राज्य राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, असम, यहां पर यूनाइटेड नेशन और WHO के प्रोग्राम पहले से लागू है रोड सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, आप सभी यहां पर कंप्लीट जीके जीएस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ई बुक कलेक्शन है आपके लिए। यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट का बेसिक फाउंडेशन तैयार करने में मदद मिलेगी। हर एग्जाम के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, जीएस के जो सब्जेक्ट हैं वो यहां पर आपके कवर हो जाएंगे। ई बुक कलेक्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। बाइलिंगुअल है आपके लिए, हिंदी और इंग्लिश में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अफोर्डेबल प्राइस में अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर रोज मैं आपको कहता हूं, इस पे कॉल कर लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, हमारी जो टीम है वो आपकी मदद कर देगी। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इससे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे ज्वाइन करने के लिए। वैसे एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर का पीडीएफ और मॉक टेस्ट तो आपको एप्लीकेशन पर ही मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। पर्यटन नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2026 का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026, इसका इनॉग्रेशन किया गया है सीपी राधाकृष्णन, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा। और ये जो टूरिज्म समिट है ना, टूरिज्म लीडरशिप समिट, ये आयोजित की जा रही है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा। तो यूएस और इंडिया के बीच में टूरिज्म को बढ़ाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में टूरिज्म लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया है, और इसको इनॉग्रेट किया है वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने। इंडिया यूएस टूरिज्म पर यहां पर चर्चा की गई है, और लक्ष्य रखा गया है कि 2029 तक, इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2029 तक देश के हर राज्य में कम से कम एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इंडिया में विकसित किया जा सके। ओके, और टूरिज्म में भी एआई को प्रमोट किया जा सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टूरिस्ट इंडिया आता है तो फॉरेन टूरिस्ट के लिए डिजिटल गाइड होना चाहिए। इसके अलावा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी एक स्मार्ट सिस्टम इंडिया में एक्टिवेट होना चाहिए ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर। तो टूरिज्म में एआई को कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, इंडिया और यूएसए के बीच में जो टूरिज्म है और जो बिजनेस मॉडल है उनको कैसे मजबूत किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। इंडिया में अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, उसी के साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी सारी जॉब्स प्रोवाइड करती है, काफी सारी जॉब्स जनरेट करती है। जैसे अगर टूरिज्म बढ़ता है ना, तो इंडिया के शॉपकीपर, गाइड्स, टैक्सी ड्राइवर, हैंडीक्राफ्ट जो क्राफ्ट कलाकार होते हैं, इनकी भी आमदनी बढ़ती है। इसीलिए टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, स्पेशली इंडिया और यूएसए के बीच में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए टूरिज्म लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, और सीपी राधाकृष्णन ने इसका इनॉग्रेशन किया, भारत के वाइस प्रेसिडेंट। वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, एआई के आधार पर अलग अलग इंडिकेटर सेट किए गए हैं इस रिपोर्ट में। फॉर एग्जांपल, एआई का रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉडल किस देश का पावरफुल है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश का सबसे अच्छा है, इकोनॉमिकली कौन सा देश एआई में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, एआई में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है, वहां के लोग एआई के लिए कितने ज्यादा जागरूक हैं, अवेयर हैं। इन सभी अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट
एक प्लेटफॉर्म ने जारी की है, एक प्लेटफॉर्म में अभी हम बात करेंगे, उसने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इन सभी इंडिकेटर्स के आधार पर 100 से ज्यादा देशों को इसने रैंक किया। इसमें बताया गया कि वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट, मतलब एआई में सबसे स्पीड में कौन काम कर रहा है, उसके आधार पर पहले स्थान पर रखा गया है यूएसए को। तो यूएसए इस इंडेक्स या रिपोर्ट में पहले स्थान पर रखा गया। एक easyhumanizer.io का नाम का एक प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ऑनलाइन जो सर्वे होता है ना, उसी के आधार पर यह रिपोर्ट निकाली गई है। इंडिया टॉप 10 में है, इंडिया को 6th प्लेस पर रखा गया है। एआई में इंडिया भी बहुत ही मजबूती से काम कर रहा है इसके अनुसार, ठीक है। टॉप 10 में इंडिया ने जगह बनाई है। तो 100 से ज्यादा देशों को एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में टैलेंट कितना है, गवर्नेंस कितने ज्यादा, गवर्नमेंट जो है किसी देश की कितने ज्यादा इंटरेस्टेड है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कितना ज्यादा है, इसे अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर रैंक किया जाता है 100 से ज्यादा देशों को। टॉप रैंक दी गई यूएसए को, सेकंड पर रखा गया चाइना और थर्ड पर रखा गया है सिंगापुर। इंडिया को 6th रैंक पर रखा गया है। रिपोर्ट कहती है कि पूरे दुनिया में एआई की जो रेस है ना, उसमें यूएसए, चाइना, ये देश काफी तेजी से काम कर रहे हैं, है ना। इंडिया 6ठे नंबर पे। भारत के पास टैलेंट, स्किल बहुत ज्यादा है, स्किल्ड जो पीपल है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अभी भी एआई के डेवलपमेंट में, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो easyhumanizer.io जो कि एक वेबसाइट है, एआई के थ्रू ही ये काम करती है और इस प्लेटफॉर्म पर नॉर्मली रिपोर्ट्स को भी प्रकाशित किया जाता है ऑनलाइन सर्वे के आधार पर। तो इसी के आधार पर यह रिपोर्ट निकाली गई और इसमें यूएसए को पहले स्थान पर और इंडिया को 6th प्लेस पर रखा गया है। एशिया आर्थिक संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र के पुणे में। ओके, महाराष्ट्र के पुणे में ये 7th एशियन इकोनॉमिक डायलॉग है। एक प्रकार से कॉन्फ्रेंस है, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है एशिया की सबसे बड़ी, इसे ही कहा जाता है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। काफी सारे देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर यहां पर चर्चा की जाती है। भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, विदेश मंत्रालय, और पुणे इंटरनेशनल सेंटर, इन्होंने मिलकर 3 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत की है, इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की है। दुनिया भर में जो इकोनॉमिकली चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन कैसे लिया जाए, नई टेक्नोलॉजीज को कैसे अडॉप्ट किया जाए और ट्रेड के नियमों को समय के अनुसार कैसे अलग अलग देशों में बदला जाए, इन सभी पॉलिसीज पर चर्चा करना इसे आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ऑल ओवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इसका पूरा फोकस है, इसीलिए नाम है एशियन इकोनॉमिक डायलॉग और इस बार ये 7th एडिशन है। 9 देशों के 45 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, रिसर्चर्स हैं, वो यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो समिट में एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात की गई और साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए, इन मुद्दों पर भी यहां पर चर्चा की गई। तो 7th एडिशन का आयोजन पुणे में हुआ। इसके पहले 6th एडिशन हुआ था 2025 में और इसका आयोजन भी महाराष्ट्र के पुणे में ही किया गया था। आरबीआई ने अपना दूसरा नया हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया है? तो आरबीआई का दूसरा नया हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर आरबीआई ने स्थापित किया है भारत के ओडिशा राज्य में। ठीक है, हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर जरूरी है क्योंकि आजकल जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सब डिजिटली हो रहे हैं, तो जो डेटा है ना उसको सिक्योर करना जरूरी है ताकि कोई साइबर अटैक ना हो जाए या नष्ट ना हो जाए और किसी और के हाथ में ना लग जाए। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ओडिशा के भुवनेश्वर के पास एक हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर को स्थापित किया है। आपको पता है ऑलमोस्ट 18 एकड़ में एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यहां पर बनाया गया है, पूरा कॉरिडोर या पार्क जैसा बनाया गया है ताकि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को सिक्योर किया जा सके और सिक्योरिटी दी जा सके। तो करेंसी मैनेजमेंट, जो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है, जो रेगुलेटरी डेटा है उसको सिक्योर करना। देखिए, इसको आप ये समझिए कि नॉर्थ इंडिया में स्थापित न करके जो पाकिस्तान या चाइना की बॉर्डर है उससे बहुत ज्यादा दूर ओडिशा में स्थापित किया गया है ताकि किसी भी कंडीशन में हम हमारे डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए दुश्मन देशों से। यह आरबीआई का दूसरा डेटा सेंटर है। फर्स्ट ऐसा प्राइमरी जो डेटा सेंटर था वो
नवी मुंबई में स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में पहला है। नया केंद्र जो है वो टीयर 4 सर्टिफिकेशन प्राप्त है। टीयर 4 सर्टिफिकेशन का मतलब ही होता है कि भैया ये दुनिया का सबसे ऊंचा सेफ्टी स्टैंडर्ड माना जाता है डेटा के लिए। मतलब ये कि अगर कोई अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाता है, तकनीकी खराबी आ जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो भी बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से काम करेगा और इसका डेटा सिक्योर रखा जा सकेगा। ओके, तो यह है टीयर 4 डेटा सेंटर। हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड इसने प्राप्त किया है, मतलब 99% से ज्यादा सिस्टम अवेलेबल रहेगा, चलता रहेगा किसी भी तकनीकी खराबी के समय भी। ओके, सिस्टम फेल होने पर भी सेवा जारी रहेगी। तो ये टीयर 4 सर्टिफिकेशन है। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये दूसरा हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर है। पहला मुंबई में था, नवी मुंबई में। सेकंड ओडिशा के भुवनेश्वर के पास स्थापित किया गया है। तो क्यों स्थापित किया गया? एक तो डेटा को सिक्योर करने के लिए, डेटा सिक्योरिटी जरूरी है क्योंकि पूरा डिजिटलाइज है हमारा पूरा सिस्टम, जो साइबर अटैक से प्रोटेक्ट किया जा सके हमारे डेटा को। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का जो ट्रांजैक्शन का जो डेटा है उसको सिक्योर किया जा सके, है ना। उसके लिए पावरफुल सर्वर की या फिर ऐसे रूम्स की जरूरत है, तो उसकी जरूरत पूरी करेगा। आरबीआई की बात करें, सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई, है ना, केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। एक एक्ट लाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934, इसके आधार पर। और ये जो एक्ट बना या आरबीआई बनाए ना, ये हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर बना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरबीआई 1935 में स्थापित हुआ। ऑसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे, लेकिन इंडियन नहीं थे, वो पहले गवर्नर थे 1935 में। आरबीआई को का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। तब आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख, ये इंडियन थे, ठीक है, पहले इंडियन गवर्नर भी है। हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आरबीआई काम करता है। और वर्तमान गवर्नर है आरबीआई के संजय मल्होत्रा। देश का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला किस राज्य में स्थित है? देश का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के सोंदला गांव ने ऑफिशियली खुद को पहला कास्ट फ्री विलेज घोषित किया है इंडिया का। अब जो ग्रामीण है ना, सौंदला गांव के जो लोग हैं, वो अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्दों का यूज नहीं करेंगे, बल्कि अपने नाम के आगे या तो पिता का नाम लगाएंगे या फिर भारतीय शब्द का यूज करेंगे कि इंडियन जो आइडेंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है भारतीय वर्ड, तो इसका यूज करेंगे, या पिता के नाम का यूज करेंगे, जाति का यूज नहीं करेंगे। साथ ही साथ जो भी पब्लिक प्लेसेस से अगर कोई भेदभाव होता भी था तो वह अब नहीं होगा, पूरी तरीके से खत्म किया गया है। सभी के लिए एक समान होंगे, कुएं, मंदिर और ऐसी, और जो अलग अलग टोलियों में पहले प्रोग्राम होते थे गांव में, अब वो एक साथ होंगे सामूहिक रूप से एक ही जगह पर। तो इस तरीके से ऑफिशियली जो सौंदला विलेज है महाराष्ट्र का, इसने अपने आप को कास्ट फ्री घोषित किया है और यह देश का कास्ट फ्री पहला गांव बना है इंडिया का। लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेसेट की बात करें ना, तो ये किस देश की पार्लियामेंट को कहा जाता है? इजराइल की पार्लियामेंट को। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल की पार्लियामेंट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर है, 25 और 26 तारीख को ये पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल की 2 दिवसीय यात्रा पर है। वैसे ये दूसरी इजराइल की यात्रा है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि इसके पहले भी फर्स्ट जो दौरा था इजराइल का 2017 में भारत के पीएम ने किया था। ओके, और अब दूसरी बार जो इजराइल की पार्लियामेंट का पूर्ण सदन है, जो नेसेट कहलाता वहां की पार्लियामेंट, उसके पूर्ण सदन को संबोधित कर रहे हैं भारत के पीएम। तो ऐसा करने वाले पहले पीएम बने हैं इंडिया के, ठीक है। 2017 में जब पहली यात्रा थी भारत के पीएम की, तो इंडिया इजराइल संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था और तब से लगातार काम किया जा रहा है दोनों देशों की पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए। यहां पर इजराइल का पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है वो संसद कहलाती है, इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट कहलाती है। 120 मेंबर है टोटल इजराइल की पार्लियामेंट में। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, ऑफिशियली वो जेरूसलम को अपनी कैपिटल का दर्जा देता है। इसाक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट है और बेंजामिन नेतन्याहू, ये काफी सुर्खियों में रहते हैं, ये इजराइल के पीएम के पद पर है, ठीक है। वेस्टर्न एशिया का देश है इजराइल।
यहां पर अदर देशों की पार्लियामेंट को किस किस नाम से जाना जाता है, अगर हम इस पर नजर डालें क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, तो यूएसए की जो पार्लियामेंट है ना उसको कांग्रेस कहा जाता है, पार्लियामेंट को ही कांग्रेस कहते हैं। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जब पेपर में लिखा आता है ना यूएसए में कांग्रेस में ये हो गया कांग्रेस में, तो उनको समझ नहीं आता यूएसए में कौन सी कांग्रेस है, ये हमारी कांग्रेस की बात तो नहीं हो रही। तो यूएसए की जो पार्लियामेंट है ना उसको कांग्रेस कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट पार्लियामेंट ही कहलाती है। चाइना की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। रशिया की पार्लियामेंट को फेडरल असेंबली। फ्रांस की पार्लियामेंट पार्लियामेंट ही कहलाती है। जर्मनी की पार्लियामेंट को कहा जाता है बुंडेस्टैग या फिर बुंडेस्टैग भी इससे पढ़ा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट ही है। कनाडा की भी पार्लियामेंट ही कहलाती है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसे मजलिस शुरा कहा जाता है, नेबर कंट्री है तो याद रखना। बांग्लादेश की पार्लियामेंट से क्वेश्चन आता है, जाति संसद कहलाती है। ठीक है। एक नेपाल की पार्लियामेंट संघीय संसद के नाम से जानी जाती है। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट नेशनल असेंबली और ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। ये कुछ अलग अलग वर्ड है जिनको आपको याद रखना चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं। 26 फरवरी के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यह प्रतिमा है सी राजगोपालाचारी की। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला? रॉब जेटन ने। आईसीसी महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब इंडिया ने अपने नाम किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन गोवा में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? तो यह नाम दिया गया है प्रहार। मेरी रसोई योजना पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है। महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बनी? तो यह बनी है हरमनप्रीत कौर। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक कौन? तो यह है विजय गोयल। और विवादों में रहा ताकेशिमा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में जापान सी में देखने को मिलेगा, जो कि जापान और साउथ कोरिया के बीच में विवादित है। यह हमारे कल के सेशन के करंट अफेयर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे। भारत के संविधान में वो आर्टिकल जो कि उपाधियों के अंत की बात करता है, आर्टिकल 18 है। क्वीन ऑफ सॉन्ग्स या कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी को। ठीक है। ये हो गए हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। बाफ्टा पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? और ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है या उद्गम कहां से होता है? तीनों क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। पीडीएफ एप्लीकेशन से ले लीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए डेली करंट अफेयर का, जिस भी डे का चाहिए सब आपके लिए अवेलेबल है, तो एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। ख्याल रखिए तब तक अपना। जय हिंद, जय भारत।